माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। देखिए, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री में हम पृष्ठ पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनरली कैटालाइसिस और कोलाइडियल स्टेट। आज बात करेंगे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पर। क्या होता है अधिशोषण और क्या होता है अवशोषण। माय डियर, जो एड्सॉर्प्शन वर्ड है ये सबसे पहले केसर ने दिया था। ये लैटिन वर्ड होता है एल्सॉर्बर, जिसका मतलब होता है सकअप, अर्थात चूषण करना। इससे मिलके इस वर्ड से सकअप एब्जॉर्प्शन वर्ड बना है। देखिए, क्या होता है अधिशोषण और क्या होता है अवशोषण। पहले बात करेंगे अधिशोषण की। द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन at a surface brought about by the action of residual surface forces is known as adsorption. My dear, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से किसी पदार्थ के कणों का जो अवशिष्ट बल होते हैं, जो रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं, उनके द्वारा उस पृष्ठ के साथ जुड़ जाना ही कहलाता है अधिशोषण। ठीक है, पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट बलों के कारण पृष्ठ पर किसी पदार्थ का जुड़ जाना कहलाता है अधिशोषण। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं अधिशोषण के। चारकोल के पृष्ठ पर नाइट्रोजन का अधिशोषण, चारकोल के पृष्ठ पर अमोनिया का अधिशोषण, या एडजॉर्प्शन ऑफ H2O ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल के पृष्ठ पर जल के अणुओं का अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या है? देखिए, इसमें दो सब्सटेंसेस हैं। एक वह सब्सटेंस है जो अधिशोषित हो रहा है, ठीक है, जो एड्सॉर्बेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं अधिशोष्य। एक वो सब्सटेंस है जिसके पृष्ठ पर ये क्रिया हो रही है, उसे कहते हैं एड्सॉर्बेंट यानी अधिशोषक। ठीक है, एक तो हुआ एड्सॉर्बेंट जिसके पृष्ठ पर यह क्रिया हो रही है, और एक हुआ एड्सॉर्बेट जो पृष्ठ के साथ जुड़ रहा है। यानी जो पृष्ठ के साथ जुड़ता है वह अधिशोष्य है, और जिसके पृष्ठ पर अधिशोष्य जुड़ता है उसे कहते हैं अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट। ठीक है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ठीक, और ये इसका पृष्ठ है। तो अधिशोषण की यदि क्रिया होती है इसके पृष्ठ पर, एड्सॉर्प्शन की यदि क्रिया होती है इस सब्सटेंस के पृष्ठ पर, तो ये जो सब्सटेंस है जिसका ये पार्टिकल है वो तो हो गया एड्सॉर्बेंट, वो तो हो गया अधिशोषक। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल इसके साथ जुड़ गए हैं, इसके पृष्ठ के चारों ओर आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल अटैच हो गए हैं। किसके साथ? पृष्ठ के साथ। तो ये है एड्सॉर्बेट, यह है अधिशोष्य। ठीक, तो किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से किसी पदार्थ के अणुओं का जुड़ जाना, ये जो प्रक्रम है ये कहलाता है अधिशोषण। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या प्रक्रम है, अवशोषण क्या प्रक्रम है? देखिए, अवशोषण अधिशोषण से अलग प्रक्रम है। एब्जॉर्प्शन अलग प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन अलग प्रोसेस है। अवशोषण क्या है? ये एक फिनोमिना है इन विच एड्सॉर्बेट कौन है? जो सब्सटेंस जुड़ रहा है, पेनिट्रेट इनटू द बल्क एरिया of adsorbent and
get distributed throughout the lactic adsorbent is called adsorption. अब एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है अधिशोषण में क्या होता है, जो एड्सॉर्बेट के अणु हैं, जो अधिशोष्य के कण हैं, ठीक है, वो एड्सॉर्बेंट यानी अधिशोषक के वल्क एरिया जिसे कहते हैं अंतस्थ भाग में चले जाते हैं, ठीक है, और एक समान रूप से उस संपूर्ण क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है एब्जॉर्प्शन, इसे हम कहते हैं अवशोषण। जो अधिशोषण है, अधिशोषण एक सरफेस प्रोसेस है, यह क्या है, एक सरफेस प्रोसेस है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, ये एक वल्क प्रोसेस है, ठीक है। ये सरफेस पे होता है, यहां पर एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है, वो एड्सॉर्बेंट के पृष्ठ पर अधिक होती है, ठीक है। किंतु अवशोषण में क्या हुआ, जो एड्सॉर्बेट है वो कहां चला गया, ये तो हुआ आपका एड्सॉर्बेंट, ये जो पार्टिकल है, और ये एड्सॉर्बेट हो गया। तो एड्सॉर्बेट कहां पहुंच गया, ये अंदर पहुंच गया, अंतस्थ भाग में पहुंच गया, वल्क एरिया में पहुंच गया। तो जो अवशोषण का प्रक्रम है, जो एब्जॉर्प्शन का प्रक्रम है, उस एब्जॉर्प्शन प्रक्रम में पदार्थ की सांद्रता कहां अधिक होगी, वल्क एरिया में अधिक होगी। एब्जॉर्प्शन में कहां होगी, सरफेस पे अधिक होगी, और एब्जॉर्प्शन में कहां होगी, वल्क एरिया में होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन अधिक, ठीक है। तो ये सतही प्रोसेस है, ये पृष्ठीय प्रोसेस है, ठीक, और जबकि यह अंतस्थ प्रोसेस है, ठीक है। ये वल्क प्रोसेस हो गया और ये सरफेस प्रोसेस हो गया, ठीक। सामान्यतः जो अवशोषण होता है वह एक समान दर से होता रहता है, ये जिस दर से स्टार्ट हो गया अवशोषण ठीक उसी दर से होता रहेगा। लेकिन जो एड्सॉर्प्शन है उसका जो रेट है वो बाद में कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो अधिशोष्य के पार्टिकल हैं वो पृष्ठ को घेर लेते हैं, ठीक है। क्या उदाहरण हम दें अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O बाय एनहाइड्रस CaCl2। तो देखिए मैंने दोनों एग्जांपल H2O के इसलिए लिए ताकि आपके समझ में आ जाए बात। यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल के पृष्ठ से जल के अणुओं का जुड़ना, ठीक है, ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 द्वारा H2O को एब्जॉर्ब किया जाता है। आपको पता है जो एनहाइड्रस CaCl2 है ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है कि नहीं करता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड एक निर्जली कारक पदार्थ का कार्य करता है कि नहीं करता है, एक अच्छा निर्जली कारक है। तो ये क्या करता है, ये जल को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और सिलिका जेल जल के अणुओं को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहां एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रही है और यहां एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, अगर ये दोनों प्रोसेस एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होने लगे, अगर एक साथ ये क्रिया हो, absorption may be defined as a phenomena in which both adsorption and absorption occur simultaneously, यानी एक साथ क्या हो, अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया यदि एक साथ होती है तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, शोषण या absorption कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसका उदाहरण देते हैं डाई ऑन फैब्रिक्स। जब आप वस्त्र यानी कपड़ों को कलर करते हैं, जब आप कपड़ों को कलर करते हैं तो जो फैब्रिक है, जो रेशा है, वो डाई यानी कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है
और एब्जॉर्ब भी करता है, क्योंकि वो है अंतस्थ भाग में भी उसकी जो कलर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंतस्थ भाग में भी उतनी होती है और उसके सरफेस एरिया पर भी उतनी ही होती है। आप उसको देख सकते हैं, अंतस्थ भाग में भी वो कलर्ड मिलेगा और सरफेस एरिया पर भी वो कलर्ड ही मिलेगा यदि आप उसको फैब्रिक को कलर कर रहे हैं। एक साधारण सा उदाहरण आप घर पे ही कर देख सकते हैं, व्यवहारिक उदाहरण। आप चौक ले लें और उस चौक को आप इंक में डिप कर दें, आप उसको इंक में डुबो दें। यदि आप उसे कुछ समय इंक में डुबो के रखेंगे तो आप देखते हैं कि चौक का जो पृष्ठ है, अगर वो ब्लू इंक है तो मान उसका जो पृष्ठ है वो भी ब्लू हो जाएगा। और जब आप अगर चौक आपकी व्हाइट है, चौक आपकी व्हाइट है और व्हाइट चौक को आपने ब्लू इंक में डिप किया है तो उसका पृष्ठ तो नीला होगा ही होगा, लेकिन कुछ समय डिप अगर आप उसको रखेंगे तो आप उसको तोड़िएगा। अगर जब आप तोड़ते हैं तो उसका जो अंतस्थ भाग है, जो वल्क एरिया है, वह भी इंक से ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो जब आप व्हाइट चौक को इंक में, ब्लू इंक में डिप करते हैं तो यह भी एक उदाहरण हो जाता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि जो चौक है वो उस ब्लू इंक को एब्जॉर्ब भी करती है सरफेस पे, पृष्ठ पे एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी होती है और वल्क एरिया में एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी होती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? पृष्ठ पे होने वाली क्रिया है। एब्जॉर्प्शन क्या है? वल्क एरिया में होने वाली क्रिया है। और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? देखिए, ये शोषण क्या हो गया कि जब जो वल्क एरिया है वहां पर भी कौन पहुंचे? एड्सॉर्बेट के पार्टिकल वहां भी पहुंच जाए और पृष्ठ के साथ भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट पृष्ठ पर भी होता है और वल्क एरिया में भी होता है, यानी कि अधिशोषण और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रक्रम साथ साथ यदि होते हैं तो इस क्रिया को हम एब्जॉर्प्शन या शोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए क्या रीजन क्या है एब्जॉर्प्शन का। अधिशोषण की बात कर रहे हैं, अधिशोषण का क्या कारण क्या होता है? जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो सरफेस होती है उस पर रेसिडुअल वैलेंसीज होते हैं। ये आप देखें, मान लीजिए मेटल ही है कोई, तो उस मेटल की जो सरफेस है उस पे रेसिडुअल वैलेंसीज होती हैं, जिन्हें अवशिष्ट संयोजकताएं कहते हैं। रेसिडुअल वैलेंसी कह दीजिए इनको, या आप कह लीजिए फ्री वैलेंसीज। इनको हम क्या कहते हैं? फ्री वैलेंसीज, यानी मुक्त संयोजकताएं। ठोस के पृष्ठ पर अनेक फ्री वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, तो जो रेसिडुअल वैलेंसीज प्रेजेंट हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, अधिशोषक के पृष्ठ पर जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं, which attach the adsorbate particle, वह अधिशोषक के कणों को साथ क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अधिशोष्य यानी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के साथ जुड़ जाता है उन फ्री वैलेंसीज के साथ, उन फ्री वैलेंसीज के माध्यम से। तो पृष्ठ पर एड्सॉर्बेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और ये प्रोसेस कहलाता है एड्सॉर्प्शन। अब इन फ्री वैलेंसीज उस सरफेस के साथ, उस पृष्ठ के साथ वह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कौन से फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, इस आधार पर हम एड्सॉर्प्शन को दो सब क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो एड्सॉर्बेंट है उस एड्सॉर्बेंट के सरफेस से, पृष्ठ से एड्सॉर्बेट किन फोर्सेस के द्वारा, किन बलों के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस बेसिस पे, इस आधार पे हम एड्सॉर्प्शन को दो सब क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे फिजिजॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा है केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसे केमिजॉर्प्शन कहते हैं। यानी एक है भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, भौतिक अधिशोषण क्या है?
मान लीजिएगा इफ फोर्सेस ऑपरेटिव इन द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस आर वीक वंडर वाल फोर्सेस, यदि एड्सॉर्बेंट के साथ एड्सॉर्बेंट के पृष्ठ पर वीक वंडर वाल्स फोर्सेस के द्वारा जुड़ा हुआ है, क्षीण वंडर वाल्स बलों द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। ठीक है, यदि एड्सॉर्बेंट के पृष्ठ से एड्सॉर्बेट अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य वंडर वाल्स बलों द्वारा जुड़ा है, तो प्रक्रम कैसा होगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण होगा। और यदि मान लीजिएगा इफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट थ्रू स्ट्रॉन्ग वैलेंसी बॉन्ड फोर्सेस, ठीक है, यदि जो सहसंयोजी बंध होते हैं, जो सहसंयोजी बंध हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, यदि मान लीजिएगा एड्सॉर्बेट यानी अधिशोष्य किसके साथ जुड़ा है? एड्सॉर्बेंट के पृष्ठ पर जुड़ा है, किसके द्वारा? वैलेंसी बॉन्ड फोर्सेस। जो वैलेंस बॉन्ड फोर्सेस हैं, जो सहसंयोजी फोर्सेस होते हैं, उनके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये केमिकल फोर्सेस हैं। ठीक है, ये कैसे फोर्सेस हैं? केमिकल फोर्सेस हैं। तो इसलिए इस प्रकार के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी कि रासायनिक अधिशोषण। ठीक, तो यदि वंडर वाल्स फोर्सेस से जुड़ा है कौन? एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट से, तो हो गया भौतिक अधिशोषण, और यदि जुड़ा है वैलेंस बॉन्ड फोर्सेस से, तो हो गया केमिकल एड्सॉर्प्शन। को उदाहरण दे सकते हैं, देखिए एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, पीडी के पृष्ठ पर हाइड्रोजन का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण का उदाहरण होता है। ठीक है, और टंगस्टन के पृष्ठ पर ऑक्सीजन का अधिशोषण एक रासायनिक अधिशोषण है, क्योंकि टंगस्टन के पृष्ठ से जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता है, एक लेयर बन जाती है, और ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। यहाँ पे वैलेंसी बॉन्ड फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन टंगस्टन के पृष्ठ से जुड़ती है। ठीक है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, जो भौतिक अधिशोषण होता है, ये रिवर्सेबल होता है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होता है? ये इरिवर्सिबल होता है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, और केमिकल यानी रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ठीक है, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन की एक और विशेषता होती है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये अदिशात्मक होते हैं, और जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और केमिकल एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। एक और विशेषता है, ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं, ये जो भौतिक अधिशोषण होते हैं, ये बहुपर्तीय होते हैं। सामान्यतः बहुपर्तीय होते हैं, साधारणतः कैसे होते हैं? मल्टी लेयर्ड। और केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसे होते हैं? मोनोलेयर्ड होते हैं ऑलवेज। ये क्या होते हैं? ऑलवेज मोनोलेयर्ड। ठीक है, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। अगर टेम्परेचर लो हो तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया अधिक होगी, यानी एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, और अगर प्रेशर को आप इंक्रीज कर दें तब भी एब्जॉर्प्शन की क्रिया अधिक होगी। तो अगर फेवरेबल कंडीशन आप लिखते हैं, फेवरेबल कंडीशन आप लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखते हैं, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कभी कभी पूछ भी लेता है, ऑप्शनल में भी आ जाता है कि कौन सी कंडीशन अधिक फेवरेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।